Good afternoon, class. This is a lecture on subject energy conservation. We will continue from where we have left in the last lecture. It is energy conservation unit 8, and in this lecture we will discuss about cogeneration. So as you can see in the slide, what is cogeneration? Energy conservation, recovery of waste heat, optimum utilization of energy are the need of present era. वो कह रहा है आज के समय की ये सब जरूरतें हैं क्या, जो उसने बताया, जैसे कि ऊर्जा का संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, रिकवरी ऑफ वेस्ट हीट, जो ऊष्मा वातावरण में उत्सर्जित होती है उसकी रिकवरी करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, और जो ऊर्जा है उसका पूरी तरीके से क्या इस्तेमाल या यूटिलाइजेशन क्या है आज के समय की जरूरत है। वो कह रहा है नॉर्मली इन नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट्स, जो नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट्स होते हैं सामान्यतः उनके अंदर जो प्लांट है वो करता है काम, प्लांट वर्क्स विद अराउंड 35% एफिशिएंसी, 35% दक्षता के साथ जो नॉर्मली जो कन्वेंशनल पावर प्लांट्स होते हैं वो कार्य करते हैं, और रिमेनिंग 65% जो एनर्जी है वो उनके अंदर क्या है वेस्ट हो जाती है या बेकार चली जाती है। आफ्टर जनरेशन, और जनरेशन के बाद जब किसी पावर प्लांट से हमें एनर्जी मिलती है, अराउंड 15 to 20% ऑफ एनर्जी इज आल्सो वेस्टेड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और कह रहा है जनरेशन के बाद अराउंड अबाउट 15 to 20%, 15 से 20% एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, वो बेकार चली जाती है ट्रांसमिशन में या डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसको एक से दूसरी जगह स्थानांतरित करने में। तो इसलिए उसने कहा को जनरेशन, वर्ड से समझ में आ रहा है, एज यू कैन अंडरस्टैंड विद द टर्म को जनरेशन और कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम जनरेट साइमल्टेनियसली बोथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। वो कह रहा है इसके अंदर कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम, एक सिस्टम जिसके अंदर ऊष्मा है और पावर है, वो जनरेट करता है एक साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी। बट एक कन्वेंशनल सिस्टम प्रोड्यूसेस आइदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी। लेकिन एक पुराने कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती थी या थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती थी बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ अ सिंगल फ्यूल, किसी एक ईंधन का इस्तेमाल करके। तो इसका मतलब क्या है कहने का, इट मींस कोजनरेशन इज नथिंग, कोजनरेशन और कुछ नहीं है बट कन्वर्जन ऑफ फ्यूल्स एनर्जी, जो ईंधन की ऊर्जा है उसको हम दो इंटू टू और मोर यूजफुल फॉर्म, दो या दो से ज्यादा उपयोगी में एनर्जी में बदलते हैं। For example, the energy of coal is converted into heat in the boiler to produce steam. Then this steam is used to generate electrical energy and provides heat for manufacturing process. जैसा उसने एक उदाहरण के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि जो ईंधन है कोयला, द एनर्जी जो उसके अंदर ऊर्जा है कोयले के अंदर, वो बदली जाती है, कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में किसी बॉयलर के अंदर, कन्वर्टेड इनटू हीट इन द बॉयलर टू प्रोड्यूस स्टीम, और उस बॉयलर से हमें स्टीम मिलती है, और इस स्टीम से हम या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं और क्या करते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हीट या ऊष्मा को प्रोवाइड करते हैं। Another example, दूसरा एग्जाम्पल उसने बताया जैसे कि क्या हो सकता है, गैस इज यूज्ड इन गैस टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, किसी गैस टरबाइन के अंदर गैस का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत ऊर्जा को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए। द रिमेनिंग हीट एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम इन अ हीट रिकवरी बॉयलर, और जो बची हुई ऊर्जा है, जो रिमेनिंग हीट एनर्जी है, ऊष्मीय ऊर्जा है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं स्टीम बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस स्टीम इन अ हीट रिकवरी बॉयलर, किसी हीट रिकवरी बॉयलर के अंदर। दिस स्टीम कैन बी फर्दर रीयूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एक्सेट्रा, और इस स्टीम को फिर आगे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। आगे उसने बताया इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, कई सारे औद्योगिक प्रोसेस के अंदर, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा जनरेट की जाती है या बनाई जाती है, मोर देन 50% ऑफ द इनपुट फ्यूल एस्केप्स टू एटमॉस्फेयर, करीब करीब 50% से ज्यादा इनपुट जो हम ईंधन देते हैं वो क्या है एटमॉस्फेयर में चला जाता है या निकल जाता है, विद एग्जॉस्ट स्टीम और गैसेस और फ्लू गैसेस, जो बाहरी गैसेस निकलती हैं, जो बाहर स्टीम जाती है, या जो धुआं है, गर्म धुआं है, उसके माध्यम से 50% से ज्यादा एनर्जी जो है वो फ्यूल की एटमॉस्फेयर में चली जाती है। बाय यूजिंग गुड प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग
एंड हीट रिकवरी सिस्टम, और हीट रिकवरी सिस्टम का यूज करके दिस वेस्ट हीट कैन बी रीयूटिलाइज्ड, ये जो बेकार जाने वाली ऊष्मीय ऊर्जा है इसको दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर प्रोसेस हीट रिक्वायरमेंट्स, किसी प्रोसेस के हीट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, जो उसकी हीट की जरूरत है उनको पूरा करने के लिए। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज रिक्वायर बोथ इलेक्ट्रिकल पावर एंड प्रोसेस हीट, वगैरह ज्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादातर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके अंदर दोनों तरीके की इलेक्ट्रिकल पावर और हीट ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत होती है। सो को जनरेशन, इसलिए वो कह रहा है को जनरेशन कैन बी ए सेंसिबल इन्वेस्टमेंट फॉर सच इंडस्ट्रीज, इस तरीके के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए को जनरेशन जो है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। In cogeneration system, efficiency can go up to 90% by optimum utilization of energy। वो कह रहा है कोजेनरेशन सिस्टम के अंदर, कोजेनरेशन संयंत्र के अंदर वो कह रहा है एफिशिएंसी जो है उसको 90% तक क्या है पहुंचाया जा सकता है। The following example gives comparison between cogeneration system and separate heat and power generation। वो कह रहा है कुछ एग्जांपल्स जो थे उसने बताया किस तरीके से कोजेनरेशन किया जाता है, हीट और पावर जनरेशन साथ साथ किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मूव ऑन टू द बेनिफिट्स ऑफ कोजनरेशन। इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कोजनरेशन के फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। लोअर कैपिटल कॉस्ट, फर्स्ट उसने बताया लोअर कैपिटल कॉस्ट इन कोजनरेशन सिस्टम, हीट एंड पावर बोथ आर प्रोड्यूस्ड। वो कह रहा है कोजनरेशन सिस्टम के अंदर हीट और पावर दोनों ही प्रोड्यूस होती हैं, हीट और पावर दोनों ही प्रोड्यूस होती हैं। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर लेसर फॉर कोजनरेशन देन सेपरेट सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अलग अलग सिस्टम्स का यूज करेंगे तो ज्यादा खर्चा आएगा, इसलिए उसने बताया कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इसमें खर्चा भी क्या है कम हो जाता है, इसलिए उसने बताया कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर लेसर फॉर कोजनरेशन देन सेपरेट सिस्टम्स फॉर जनरेटिंग सेम अमाउंट ऑफ पावर एंड हीट, क्योंकि आपको उतना ही पैसा क्या है पावर के लिए भी लगाना पड़ेगा और अलग फिर हीट के लिए भी लगाना पड़ेगा। जबकि सह उत्पादन को जनरेशन में क्या है एक साथ आप दोनों चीजों को क्या है प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। इन एनी एग्जिस्टिंग बॉयलर अपग्रेडेशन इज ऑल्सो पॉसिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वो कह रहा है जैसे उसने एग्जाम्पल में बताया कि किसी बॉयलर के अंदर आप उस बॉयलर को अपग्रेड कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कि वो विद्युत ऊर्जा का भी को भी क्या है प्रोड्यूस कर ले या बना ले। ठीक है, तो इसलिए उसने बताया कि लोअर कैपिटल कॉस्ट, इसमें क्या है लोअर कैपिटल कॉस्ट है, ये इसका एक बेनिफिट है, इसमें खर्चा क्या है कम आएगा। फ्यूल इकोनॉमी, कोजनरेशन सिस्टम है स्कोप ऑफ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी फ्यूल्स। कह रहा है कोजनरेशन सिस्टम के अंदर स्कोप होती है फॉर सब्सटेंशियल रिडक्शन कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी फ्यूल, जैसे कि क्या है आप कम कर सकते हैं जो कंजम्पशन है, जो प्राइमरी फ्यूल्स का, जो प्राइमरी ईंधन है उसके कंजम्पशन को क्या रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं एक सह उत्पादन के अंदर, सह उत्पादक संयंत्र के अंदर। इन कोजनरेशन सिस्टम एक्स्ट्रा फ्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टीम फॉर प्रोसेस रिक्वायरमेंट इज ओनली अबाउट 10%। वो कह रहा है कोजनरेशन के अंदर, कोजनरेशन सिस्टम्स में आपको सिर्फ 10% 10% एक्स्ट्रा फ्यूल की ही जरूरत है, एक्स्ट्रा ईंधन की ही जरूरत है टू प्रोड्यूस उतनी क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे नीचे उसने एग्जांपल में भी दिखाया, आप देखिए वो बता रहा है जैसे किलोग्राम केजी में उसने दिखाया है कोल रिक्वायरमेंट इन कोजनरेशन सिस्टम, कोल रिक्वायरमेंट इन सेपरेट स्टीम एंड पावर सिस्टम्स। देखिए अगर आप 50,000 केजी पर मंथ कर रहे हैं तो देखिए दोनों में क्या है सेम ही है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है वहां पे 5000 किलोवाट्स पर मंथ, इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको 1000 किलोग्राम्स ऑफ कोल रिक्वायरमेंट है कोजनरेशन के अंदर। जबकि स्टीम और पावर अलग अलग आप सेपरेटली अगर जनरेट करेंगे तो 3750 किलोग्राम्स ऑफ कोल इज रिक्वायर्ड, ये उसने बताया। तो टोटल में आप देखिए वो बता रहा है वहां पे टोटल में 11,000 ही रिक्वायर्ड है, जबकि वहां पे 13,750 kg of coal is required for the same amount of electricity to be generated, ये उसने बात बताई। लो gestation period, installation of cogeneration system requires half the time than the separate heat and power system। वो कह रहा है किसी कोजनरेशन सिस्टम को इंस्टॉल करने में, लगाने में ऐसे संयंत्र को आधा समय लगता है हीट और पावर के सिस्टम्स की तुलना में।
अगर आप हीट और पावर सिस्टम्स अलग अलग लगाएंगे तो उसकी तुलना में किसी को जनरेशन सिस्टम को, किसी सह उत्पादन सिस्टम को आधा ही समय लगता है। ए लोअर जेस्टेशन पीरियड रिजल्ट्स इन सेविंग इन लोन इंटरेस्ट, और इससे क्या है, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है उसमें भी कमी आती है। लेसर चांसेस ऑफ कॉस्ट एस्केलेशन, जो दाम है उसके बढ़ने के भी क्या चांसेस कम होते हैं। कॉस्ट ओवररन, उसको चलाने में जो खर्चा आ रहा है वो भी क्या कम होता है। अर्ली यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटी, आप उस फैसिलिटी को जल्दी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अर्ली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपने पैसा लगाया, उसका उसके ऊपर आपको जल्दी क्या रिटर्न मिलने लगेंगे, या आपका पे बैक पीरियड क्या है, जल्दी क्या है आपको वो रिटर्न्स देने लगेगा। ये उसने बताया, ये भी उसका एक क्या है बेनिफिट है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सेविंग फ्रॉम पावर कट्स एंड पावर सप्लाई इंटरप्शन। पावर कट्स इज अ सीवियर प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज। वो कह रहा है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर पावर कट्स क्या है, एक बड़ी समस्या है। ड्यू टू पावर कट्स ऑल डेवलपिंग एक्टिविटीज एंड प्रोडक्शन सफर अलॉट। वो कह रहा है इस ये जो बिजली का कट होता है, जो पावर कट होता है, इसके कारण कई सारी जो गतिविधियां हैं वो बाधित होती हैं, और प्रोडक्शन जो है वो क्या है, हैम्पर होता है, सफर होता है। पावर इज अ पार्ट ऑफ एवरी सिस्टम, पावर हर एक सिस्टम का हिस्सा है। गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग टू जनरल पावर एंड सेव पावर। गवर्नमेंट क्या है, प्रमोट कर रही है जनरल पावर और सेव पावर को, क्या है ऊर्जा की बचत के लिए क्या है कदम उठा रही है। कोजनरेशन विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प इन द नेशन, सह उत्पादन भी क्या है राष्ट्र में काफी मददगार साबित होगा। ये उसने बताया कि ये भी उसका एक बेनिफिट है। अब देखिए एडवांटेज बता रहा है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेरियस कोजनरेशन सिस्टम। यहाँ पे पहले वाले कॉलम में आप देख सकते हैं कोजनरेशन सिस्टम्स के नेम बताए, उसमें से स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, उसके बाद कंबाइंड साइकिल सिस्टम, और फोर्थ वन इज रेसिप्रोकेटिंग इंजन सिस्टम। ये अलग अलग तरीके के कोजनरेशन सिस्टम हैं जिनसे कि क्या है आपको सह उत्पादन प्राप्त होता है। तो उसने स्टीम टरबाइन का एडवांटेज बताया, फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी इज हाई। स्टीम टरबाइन के अंदर फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। डिसएडवांटेज उसका है कि इंक्रीजेस द पॉल्यूशन, सुटेबल वेयर कंटिन्यूअस एनर्जी डिमांड इज रिक्वायर्ड ड्यू टू सिस्टम इनर्शिया। ये उन्हीं कंडीशन में सफल है, कारगर है, जहां पे क्या है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, कंटिन्यूअस है। और हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो कह रहा है ये काफी खर्चीला है, स्टीम टरबाइन सिस्टम जो है ये काफी खर्चीला है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इसमें। गैस टरबाइन, ड्यू टू शॉर्ट स्टार्टअप टाइम सुटेबल फॉर इंटरमीडिएट ऑपरेशन। गैस टरबाइन एडवांटेजियस है क्योंकि ये क्या छोटे समय में ही क्या है लगाया जा सकता है, और जल्दी क्या है अपना ऑपरेशन या अपने काम काज क्या है स्टार्ट कर देता है। सिंपल प्लांट, इसके प्लांट सिंपल और सरल होते हैं। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, गैस टरबाइन के अंदर जो लागत है वो भी कम आती है, और सिविल कंस्ट्रक्शन भी क्या है कम होता है। लो पॉल्यूशन, गैस टरबाइन से पॉल्यूशन भी, प्रदूषण भी कम होता है। और गुड फ्यूल एफिशिएंसी, इसके ईंधन की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या है अच्छी है। जबकि इसका डिसएडवांटेज क्या है, 3 डिसएडवांटेज उसने बताया, देखिए। नीड मोर मेंटेनेंस देन स्टीम टरबाइन, इसके अंदर मेंटेनेंस की, रखरखाव की ज्यादा जरूरत पड़ती है स्टीम टरबाइन की तुलना में, गैस टरबाइन के अंदर। सेकंड बता रहा है लिमिटेड सूटेबिलिटी फॉर लो क्वालिटी फ्यूल्स, वो हर एक फ्यूल्स हर एक ईंधन के ऊपर काम नहीं करती गैस टरबाइन जो होती है। मॉडरेट पार्ट लोड एफिशिएंसी, उसके पार्ट्स की एफिशिएंसी क्या है, सामान्य है, मॉडरेट है, पार्ट लोड पे मॉडरेट एफिशिएंसी है। कंबाइंड साइकिल सिस्टम, इसकी एडवांटेज है हाई एफिशिएंसी है, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कम इसमें लागत आती है, लेस जेस्टेशन पीरियड, उसको लगाने का समय भी कम है, क्विक स्टार्टअप एंड स्टॉपेज, जल्दी चालू हो जाता है और बंद किया जा सकता है, लो पॉल्यूशन, उससे प्रदूषण भी कम होता है, और छठा है फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी है इज हाई, अलग कई सारे फ्यूल्स के ऊपर वो काम कर सकता है, कई अलग तरीके के फ्यूल्स के ऊपर वो काम कर सकता है। जबकि उसका डिसएडवांटेज है नीड मोर मेंटेनेंस, इसके अंदर रखरखाव की ज्यादा जरूरत है, और लिमिटेड सूटेबिलिटी फॉर लो क्वालिटी फ्यूल्स, जो निचले दर्जे के या निचले प्रकार के ईंधन है उनके ऊपर ये काम नहीं करता। फोर्थ वाला देखते हैं, कोजनरेशन सिस्टम है रेसिप्रोकेटिंग इंजन सिस्टम, मिनिमल पॉल्यूशन, इसके अंदर सबसे कम प्रदूषण होता है। दूसरा एडवांटेज है हायर इलेक्ट्रिसिटी टू थर्मल रेशियो, इसका इलेक्ट्रिसिटी टू थर्मल रेशियो ज्यादा होता है। लो सिविल कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, इसमें कम सिविल कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। सुटेबल फॉर स्टैंड बाय पावर
सोर्स यूज। ये क्या है, ये पावर सोर्स के लिए तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि इसका डिसएडवांटेज है हायर कॉस्ट ऑफ जनरेशन पर केवीएच देन अदर सिस्टम्स। इसकी कॉस्ट क्या है, जो जनरेशन की है वो क्या है, उत्सर्जन की क्या है, ज्यादा आती है, जबकि दूसरों की तुलना में, दूसरे सिस्टम्स की तुलना में इसके अंदर ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, नीड मोर मेंटेनेंस। थर्ड पॉइंट इज लो ओवरऑल एफिशिएंसी, इसकी दक्षता कम है, लो ओवरऑल एफिशिएंसी, लिमिटेड सूटेबिलिटी फॉर लो क्वालिटी फ्यूल्स। लो क्वालिटी फ्यूल्स के ऊपर थोड़ा ही काम करता है, ज्यादा फ्यूल्स को सपोर्ट नहीं करता। प्रोड्यूसेस लो टेम्परेचर स्टीम, और जो स्टीम हमें इससे प्राप्त होती है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा हाई नहीं होता, कम ताप की स्टीम हमें इससे मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर्स फॉर कोजनरेशन। कोजनरेशन के लिए कुछ प्रमुख प्रौद्योगिक पैरामीटर्स क्या हैं उसके बारे में बताएगा। टेक्निकल पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सेलेक्टिंग द कोजनरेशन सिस्टम टू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग मोड या टाइप एक्सेट्रा। वो कह रहा है कुछ प्रौद्योगिक पैरामीटर्स जो हैं उनको देखना या उनको काफी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं किसी कोजनरेशन सिस्टम को, हमें उनको समझना पड़ेगा, जैसे कि ऑपरेटिंग मोड या उसका टाइप इत्यादि। अब फर्स्ट वन उसने बताया हीट टू पावर रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड बाय द एनर्जी कंज्यूमिंग सिस्टम। उस सिस्टम के द्वारा ये रेशियो है थर्मल एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी के साथ जिसकी जरूरत पड़ती है किसी भी एनर्जी कंज्यूमिंग सिस्टम को। हीट टू पावर रेशियोज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कोजनरेशन सिस्टम। वो कह रहा है हीट पावर अनुपात जो होते हैं वो हर एक अलग अलग कोजनरेशन सिस्टम्स के लिए अलग अलग होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट technical parameters influencing the selection of the type of cogeneration system। वो कह रहा है इसीलिए ये जो टेक्निकल पैरामीटर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है हमें ध्यान में रखना चाहिए किसी भी कोजनरेशन सिस्टम को सेलेक्ट करते समय। It should match according to the requirement of the energy consuming facility or site loads। वो कह रहा है कोजनरेशन सिस्टम का चुनाव हम यही ध्यान में रख के करते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी कंज्यूमिंग फैसिलिटी जो एनर्जी है या उसका लोड क्या है कितना होगा, उसी हिसाब से हम कोजनरेशन सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ हीट टू पावर required by site may vary during different times of the day and seasons of the whole year or due to other reasons। वो कह रहा है ये जो लोड है किसी भी साइट का ये अलग अलग हो सकता है साल के अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग सीजन्स में और दिन के अलग अलग समय में। So cogeneration system should be designed to balance or manage the variation of demand। इसलिए cogeneration system इस तरीके से डिजाइन करने चाहिए या इस तरीके से बनाने चाहिए कि वो बैलेंस कर सकें और मैनेज कर सकें ये जो उतार चढ़ाव है डिमांड के अंदर, इसको मैनेज कर सकें। सेकंड पॉइंट है क्वालिटी ऑफ थर्मल एनर्जी नीडेड। जो थर्मल एनर्जी हमें चाहिए उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफाइन द क्वालिटी ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो है वो निर्भर करती है उसकी क्वालिटी टेम्परेचर, ताप और दाब के ऊपर, उसी से परिभाषित होती है थर्मल एनर्जी। द क्वालिटी ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इंडस्ट्री डिटरमाइंस द टाइप ऑफ कोजनरेशन। जिस तरीके की, जिस क्वालिटी की, जिस स्तर की हमें थर्मल एनर्जी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को, यही बताती है कि कोजनरेशन सिस्टम किस तरीके का होगा। सो टॉपिंग साइकिल और बॉटमिंग साइकिल इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई इंडस्ट्री डिमांड्स। इसलिए टॉपिंग साइकिल या बॉटम साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है औद्योगिक डिमांड को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल उसने उदाहरण बताया शुगर मिल रिक्वायर्स अ टॉपिंग साइकिल। शुगर मिल के अंदर, किसी चीनी की मिल के अंदर एक टॉपिंग साइकिल की जरूरत है थर्मल एनर्जी के लिए, जो कि करीब करीब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए हमें। वहां पे रिक्वायरमेंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड की है। जबकि एक सीमेंट प्लांट के अंदर बॉटमिंग साइकिल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां पे जो थर्मल एनर्जी चाहिए उसका टेम्परेचर 1450 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये उसने बताया कि कोजनरेशन सिस्टम किस तरीके से होगा ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की थर्मल क्वालिटी की हमें जरूरत है। लोड पैटर्न्स, आगे उसने दिखाया लोड पैटर्न्स।
टेक्निकल एस्पेक्ट है थर्ड वाला, लोड पैटर्न्स। लोड पैटर्न्स मीन पैटर्न ऑफ हीट एंड पावर डिमांड फॉर अ गिवन टाइम शेड्यूल ऑफ डिफरेंट फैक्ट्रीज। वो कह रहा है अलग अलग फैक्ट्रीज के अंदर कैसा लोड है, हीट और पावर की जरूरत कैसी है किसी भी समय पे, ये अलग अलग होता है। लोड पैटर्न डिसाइड्स द सुटेबल कोजनरेशन सिस्टम फॉर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री के लिए लोड पैटर्न जो है वो ये वही निर्धारित करता है कि कोजनरेशन सिस्टम कौन सा उपयुक्त रहेगा। फॉर एग्जाम्पल टू पैटर्न्स आर शोन बिलो, वगैरह नीचे आप फिगर में देख सकते हैं, दो पैटर्न दिखाए गए हैं। ये एक फैक्ट्री ए का है और दूसरा फैक्ट्री बी का है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी लोड जो है वो एक बोल्ड लाइन से दिखाया गया है और थर्मल एनर्जी लोड जो है वो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये दो अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, तो दोनों की लोड रिक्वायरमेंट्स क्या है, अलग अलग है। ये उसने दिखाया है समय के साथ। अब फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों ग्राफ क्या है, अलग अलग वैल्यूज डिपिक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल्स अवेलेबल, ईंधन की उपलब्धता। रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल्स आल्सो डिसाइड द कोजनरेशन सिस्टम। किसी भी फ्यूल, किसी भी ईंधन का रेट और उसकी उपलब्धता जो है वो निर्धारित करती है कोजनरेशन सिस्टम को। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट कैन आल्सो बी यूज एज फ्यूल एट साइट। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, फ्यूल की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं किसी साइट पे। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल में बी अ मेजर फैक्टर फॉर शॉर्टेज। वो कह रहा है किसी ईंधन की उपलब्धता क्या है, एक बड़ा ही प्रमुख कारण है शॉर्टेज के लिए, रेयर कंपेटिटिवनेस के लिए एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इन एनी इंडस्ट्री। किसी भी उद्योग के अंदर जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका मेजर फैक्टर है। कहने का मतलब क्या है कि फ्यूल की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, उसकी कंपेटिटिवनेस होनी चाहिए, और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन किसी भी इंडस्ट्री का क्या है उस फ्यूल के ऊपर ही निर्भर करता है। फिफ्थ पॉइंट है सिस्टम रिलायबिलिटी। सिस्टम रिलायबिलिटी, मेनी इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सेंटर्स require very reliable power and heat due to their emergence process requirement। वो कह रहा है कई सारी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेंटर्स को जरूरत पड़ती है भरोसेमंद पावर सप्लाई और हीट की अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपनी जरूरतों के लिए उनको भरोसेमंद सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कभी भी बीच में क्या है पावर कट नहीं, वो क्या है बियर कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी पावर कट हो जाए। तो मेनी इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, इसीलिए वो कह रहा है कि बहुत सारी इंडस्ट्री और सर्विसेज सेंटर्स रिक्वायर वेरी रिलायबल पावर, बहुत ही भरोसेमंद पावर और हीट की रिक्वायरमेंट होती है ड्यू टू देयर इमरजेंसी प्रोसेस रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनको क्या है अचानक जो उनके रिक्वायरमेंट होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, emergent requirement होते हैं। फॉर रिलायबिलिटी पावर फैक्ट For reliability factor, cogeneration system should consist of more than one unit so that any breakdown of specific unit cannot seriously affect the uninterrupted energy supply। देखिए लिखा हुआ है वहां पे, वो कह रहा है इसी रिलायबिलिटी के लिए, इसी रिलायबिलिटी फैक्टर को देने के लिए कोजेनरेशन सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि एक यूनिट अगर काम करना बंद भी कर देता है तो क्या है जो उनका सिस्टम है, जो इंडस्ट्री है, वो क्या है हैम्पर नहीं होनी चाहिए, अफेक्ट नहीं होनी चाहिए अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई से। इससे कि क्या है उनकी जो पावर रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है बाधित, पावर रिक्वायरमेंट्स उनकी बाधित नहीं होनी चाहिए और उनको एक अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई मिलनी चाहिए ऐसे उद्योगों को जो कि क्या है सप्लाई के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हैं या रिलाई करते हैं। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज ग्रिड डिपेंडेंट सिस्टम वर्सेस इंडिपेंडेंट सिस्टम। Both have different concepts. Grid independent systems has to manage all energy requirements and all load variations। वो कह रहा है दोनों का अलग अलग कंसेप्ट है। वो कह रहा है ग्रिड इंडिपेंडेंट सिस्टम्स जो होते हैं उनको मैनेज करना पड़ते हैं सारे एनर्जी रिक्वायरमेंट और सारे के सारे लोड वेरिएशन, कभी लोड कम है कभी लोड ज्यादा है। जबकि ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ ग्रिड डिपेंडेंट सिस्टम्स जो होते हैं कैन बाय और सेल पावर टू ग्रिड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। जैसी अगर उनकी जरूरत है तो वो उतनी ही क्या है बिजली को या ऊर्जा को क्या है खरीद लेते हैं या बेच देते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो ये बात उसने बताई यहाँ पे। With this we finish this unit, that is cogeneration।
That's all for this lecture. We will meet in the next class. Thank you.